हाँ जी दोस्तों, तो सेक्शन नंबर 12 आपने पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 13 आपने पढ़ लिया। अब इसकी करते हैं रिवीजन। और जब आप रिवीजन शुरू करोगे तो देखो आपका मॉड्यूल सबसे टॉप में आपको क्या बात बोल रहा है, देखना बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा है। क्या कह रहा है देखो, द प्रोविजन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी बेटर अंडरस्टूड इफ द सेम आर स्टडीड साइमल्टेनियसली एप्रिशिएटिंग द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द टू। मतलब कह रहा है कि भैया सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का जो टाइम ऑफ सप्लाई है उसके प्रोविजन को आपको तब अच्छे समझ में आएगा जब आप दोनों को साथ में पढ़ोगे और ध्यान रखोगे कि क्या इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है और क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। मतलब कि हमने जितना स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए वो सारा का सारा वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कहा गया कि आपको पहले वन बाय वन इसके प्रोविजन समझा दिए गए, एक्चुअल में लॉ क्या कह रहा है उसकी एनालिसिस समझा दी गई, इलस्ट्रेशन वगैरह बता दिए गए। अब आपको कह रहा है कि और मजबूत करने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग को और फॉर्म करने के लिए आपको दोनों को सिमिलर साथ साथ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बताते हुए समझाया जाएगा, सेक्शन बाय सेक्शन, टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, चलिए जी, तो फटाफट से इसके लिए रेडी हो जाते हैं। सबसे पहले बात आई फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज हमने देखा कहां पे, सब सेक्शन नंबर 2 में, चाहे वो सेक्शन 12 का हो चाहे वो सेक्शन 13 का हो। तो फॉरवर्ड चार्ज पहले हम लेंगे गुड्स का, जो की बात करेगा सेक्शन 12 का सबसेक्शन नंबर 2, और फिर देखेंगे हम सर्विसेज का, जो की बात करेगा सेक्शन नंबर 13 का सबसेक्शन नंबर 2। ठीक है सर, पहले गुड्स वाले को कंप्लीट करते हैं। देखो गुड्स में हमने क्या पढ़ा, कह रहा है अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि भैया इनमें से जो भी पहले होगा उसको हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। किसमें से पहले, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन नंबर 31 टू इश्यू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई। मतलब कि भैया जिस दिन इश्यू हो गया इनवॉइस या फिर जिस दिन इश्यू इनवॉइस हो जाना चाहिए था सेक्शन 31 के हिसाब से, सेक्शन 31 के हिसाब से। ठीक है, वो अपन अभी देख लेंगे कि सेक्शन 31 क्या कह रहा है। बेसिकली डिलीवरी की बात कहता है कि भैया गुड्स डिलीवर हो गया, हमारा गुड्स हमारे पास से चला गया, रिसिपिएंट के पास पहुंच गया, तो आपको इनवॉइस इश्यू उस दिन या उससे पहले पहले कर देना चाहिए था। ठीक है सर, तो मतलब क्या है, इनवॉइस इश्यू की डेट। और दूसरा, डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट, जो सप्लायर है उसको जिस दिन पैसे मिल गए वो डेट। अब रिसीव द पेमेंट को दो पार्ट में डिफाइन किया जाता है, जिसमें आपने देखा था कि रिसीव द पेमेंट का क्या मतलब है। रिसीव द पेमेंट का मतलब होता है जिस दिन सप्लायर के बुक्स ऑफ अकाउंट में वो एंटर हो गया या फिर उसके बैंक में वो क्रेडिट हो गया, विच एवर इज अर्लियर। तो ये तो अलग पॉइंट है, ये तो अलग पॉइंट है कि रिसीव द पेमेंट का क्या मतलब है कि जिस दिन सप्लायर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको एंटर कर लिया गया या फिर सप्लायर के बैंक ऑफ अकाउंट में वो अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया। इन दोनों में से जो भी पहले की डेट होगी उसको हम मानेंगे कौन सी डेट, पेमेंट रिसीव की डेट। और उस पेमेंट रिसीव की डेट को हम कंपेयर करेंगे इश्यू ऑफ इनवॉइस की डेट से, और इन दोनों में से जो अर्लीस्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। ये अपने गुड्स में पढ़ के चलेंगे। ठीक है सर, उसके बाद हमने क्या देखा था कि भैया अगर एडवांस मिल जाए तो क्या होता है। तो हमने देखा था क्या कि भैया अगर केस है फॉरवर्ड चार्ज का, ध्यान देना, केस किसका है, फॉरवर्ड चार्ज का, और फॉरवर्ड चार्ज के अंदर भी केस है किसका, गुड्स का। तो अगर ये दोनों चीजें मिल रही हैं तो इस केस में एडवांस का कोई रोल नहीं है, मतलब एडवांस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। मतलब फॉरवर्ड चार्ज होगा और गुड्स होगा तो एडवांस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर रिवर्स चार्ज होगा गुड्स होगा तो लगेगा, अगर फॉरवर्ड चार्ज होगा सर्विस होगा तो लगेगा। मतलब और कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो उन सब पे जीएसटी लगता है, सिवाय इसके कि केस है हमारा फॉरवर्ड चार्ज का और डील कर रहे हैं हम किसको, गुड्स को। तो उस केस में गवर्नमेंट ने अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए छूट प्रोवाइड की थी। चलिए, तो नो जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर फॉरवर्ड चार्ज एक्सक्लूडिंग कंपोजिशन सप्लायर। ध्यान रखना है कि कंपोजिशन सप्लाई को यहां पे एक्सक्लूड करके चल रहे हैं। जीएसटी इज टू बी पेड ऑन द आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस आउट टू हैव बीन इश्यूड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31। तो सिंपल सी बात क्या कह रहा है कि भैया अगर एडवांस को अपने को ध्यान ही नहीं रखना, अगर एडवांस को अपने को ध्यान ही नहीं रखना तो पेमेंट और इनवॉइस की डेट को कंपेयर करने की जरूरत क्या है। सीधा सीधा कह दो ना कि इनवॉइस की डेट जो होगी उस डेट पे ही माना जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। और इनवॉइस की डेट का मतलब दो डेट, जिस दिन इनवॉइस इश्यू हो गया या फिर जिस दिन इश्यू हो जाना चाहिए था, जिस दिन इश्यू हो जाना चाहिए था, जिस दिन इश्यू हो गया, जिस दिन इश्यू हो जाना चाहिए था, इसका सेक्शन नंबर 31। इन दोनों डेट में से जो भी डेट होगी वो डेट हमारी क्या मानी जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। तो इन सिंपल हम इस चीज को यहां पे समझ के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि एडवांस का प्रोविजन एक जगह पे ही छूटा है, क्योंकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है हमेशा कंपेयर किया जा रहा है किससे, पेमेंट के साथ। इसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, पेमेंट के साथ। अगर आप पेमेंट में एडवांस का मुद्दा ही हटा दोगे तो पेमेंट तो हमेशा बाद में ही हो गया।
तो उस केस में तो फिर आपको कंपेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसी वाली छूट सिर्फ और सिर्फ किसमें दी जा रही है, फॉरवर्ड चार्ज के गुड्स के प्रोविजन में दी जा रही है और कहीं नहीं दी जा रही। चलिए जी, ये सिंपल सा था। अगला हमने देखा कि फॉरवर्ड चार्ज में सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 सर्विसेज के रिस्पेक्ट में क्या कहता है। तो इसमें ये दो बातें बता रहा था कि भैया आपने अगर टाइमली इनवॉइस इशू कर दिया, मतलब कि सेक्शन 31 जो टाइम बताता है उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो एक बात होगी, और अगर इनवॉइस इशू किया है आपने उस टाइम लिमिट के बाद तो दूसरी बात होगी। ऐसा नहीं है कि हम वो डेट पकड़ लेंगे जिस दिन इशू हो जाना चाहिए था, वो वाला बात नहीं यहाँ पे। यहाँ पे क्या बात आ रही है कि अगर टाइम लिमिट के अंदर आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो एक बात है, और अगर टाइम लिमिट के बाद आपने इनवॉइस इशू किया तो दूसरी बात। अच्छा जी, अगर विद इन टाइम लिमिट कर दिया तो क्या होगा, तो उस केस में हम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर उसको हम मान लेंगे क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर हो गया या फिर बैंक में हमारे क्रेडिट हो गया, व्हिचएवर इज अर्लियर। ये चीज आपको पता है, ठीक है सर। और अगर हमने ना इशू किया हो तो टाइम लिमिट के अंदर अगर ना इशू किया हो तो उस केस में हम देखेंगे अर्लिएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि भैया प्रोविजन ऑफ सर्विस पकड़ेंगे। फिर हम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ना पकड़ के क्या पकड़ेंगे, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, और दूसरा लेंगे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ये तो सेम टू सेम है जैसा पहले था कि जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर हो गया या फिर जिस दिन बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, व्हिचएवर इज अर्लियर। और इन दोनों में से कंपेयर करेंगे और जो हमारा अर्लियर होगा वो माना जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक रूल था, इसके अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं दो रूल दे दिया गया। यहाँ पे तो सीधा सीधा एक रूल में कह दिया इनवॉइस इशू हो गया या फिर हो जाना चाहिए था, उस डेट को आपको मानना है टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें कह रहा है हो गया तो एक बात होगी, तो हम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को कंपेयर करेंगे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट से, और अगर नहीं हुआ तो दूसरी बात होगी, उस केस में हम डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस को कंपेयर करेंगे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट से, और व्हिचएवर इज अर्लियर का रूल चल जाएगा। ठीक है सर। अब अगर ये दोनों के दोनों ना लग रहे हो, तो अगर ये ए और बी दोनों पॉइंट ना लग रहे हो तो उस केस में क्या होगा, मतलब जो ऊपर बात बताई गई वो सारे के सारे अनअसर्टेनेबल है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम जाएंगे रिसिपिएंट भाई के साथ। हम किसके पास जाएंगे, रिसिपिएंट के पास जाएंगे और उससे बोलेंगे बताओ भैया तुमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ये सर्विसेज ली हैं, जो सर्विसेज रिसीव की हैं, उसको किस डेट पे एंटर किया है, और जिस डेट पे तुमने उसको एंटर किया है उस डेट को हम मान लेंगे क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये सिंपल सा रूल था आपका फॉरवर्ड चार्ज का। अगला इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट आ जाता है आपका किसका, टाइम लिमिट। इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट क्या है, तो हमने पढ़ा गुड्स में अलग सर्विसेज में अलग। और जी कंपेयर करें तो सेक्शन 31 का सबसेक्शन नंबर 1 जो है वो बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या टाइम लिमिट होगी, और सेक्शन नंबर 31 का सबसेक्शन नंबर 2 है वो बात करता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में क्या टाइम लिमिट होगी इनवॉइस रेज करने की। तो गुड्स के केस में तो बड़े सिंपल है कि भैया गुड्स आपके पास से चला गया, जैसे ही गुड्स आपके पास से निकल गया, मतलब अगर गुड्स की मूवमेंट होनी थी तो मूवमेंट होने के लिए गुड्स आपके पास से रिमूव होगा आपकी फैक्ट्री आपकी गोडाउन से। तो जब रिमूव हो गया उससे पहले या उस टाइम, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, या फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स, अगर आपने उसको डिलीवर कर दिया तो उस डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के टाइम पे आपको इनवॉइस इशू कर देना है, या फिर मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ना आपने डिलीवर किया ना आपने रिमूवल किया, लेकिन जो रिसिपिएंट है उसके लिए वो गुड्स अब अवेलेबल है, वो उसको यूज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके परव्यू से बाहर चला गया और रिसिपिएंट के परव्यू में आ गया, तो वो होने से पहले या वो होने के टाइम पे आपको इनवॉइस इशू कर देना है। दिस इज द टाइम लिमिट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है सर, ये एक अलग था, यहाँ पर डेज बेस की कोई काउंटिंग नहीं थी। लेकिन जब हमने सर्विसेज में देखा तो हमने क्या देखा था कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब जब आपने सर्विस अपनी कंप्लीट कर दी तो सर्विस कंप्लीट करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना है बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, बट विद इन 30 डेज। मतलब कि अगर प्रोविजन ऑफ सर्विस से पहले कर दोगे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आफ्टर का प्रोविजन दे दिया गया आपको, लेकिन आफ्टर के अंदर लिमिट लगा दी गई। आफ्टर का मतलब सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बाद तक ही आप इनवॉइस इशू कर सकते हो, अदरवाइज अगर उसके बाद भी करते हो तो वो आपका विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड के अंदर नहीं माना जाएगा। और ये 30 दिन में आपको एक और केस था 45 डेज का, जो कि एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसीज, इन चारों के लिए 45 दिन का प्रावधान है कि 45 दिन के अंदर भी इनवॉइस इशू कर सकते हैं। साथ ही में आपने ये वाली चीज पढ़ ली तो आपने एक चीज और यहाँ पे पढ़ लिया होगा, आपको याद दिला दो, रिवीजन चल रहा है तो, कि इन केस में क्या कहा गया था कि ये जो बैंकिंग, इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, एनबीएफसीज हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं या फिर और भी कोई ऐसे व्यक्ति जो नोटिफाई किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, और वो अगर टैक्सेबल सप्लाईज देते हैं, टैक्सेबल सप्लाईज देते हैं किसी दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को, किसी दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 25 के अंदर। तो उस केस में क्या कहा गया था, याद करो। उस केस में कहा गया था कि जब आपने सर्विस दी
तो वो सर्विस की एक डेट होगी जब आपने उस सर्विस को दिया है, उसको प्रोवाइड किया है, उसकी एंट्री की है, ठीक है। और जिस टाइम पे आपने वो सर्विस दी उसका एक क्वार्टर एंड होगा, उसका क्वार्टर एंड होगा, ठीक है। अगर आपने जिस टाइम पे सर्विस दी और उसकी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रहे हो उससे पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना है। और अगर आप नहीं करते हो तो एट लास्ट आपको जिस क्वार्टर में आपने वो सर्विस दी है वो क्वार्टर एंड होने से पहले पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना है। मतलब कि अगर आपने सर्विस दी है लेट्स से सितंबर में, तो इसका क्वार्टर एंडिंग भी क्या है, सितंबर ही है। तो सितंबर में अगर आपने सर्विस दी सपोज 13 सितंबर को, तो 13 सितंबर से पहले पहले आपको एंट्री कर लेनी है, आपको इनवॉइस इशू कर देना है। और अगर आप नहीं करते हो तो एट लास्ट 30 सितंबर से पहले पहले तो आपको इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो क्वार्टर एंड हो गया, ठीक है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन एक और थी इनवॉइस इशू के ऊपर, जो कि हमने पीछे पढ़ी थी, ऑल्दो वो रिवीजन में यहाँ पे कवर नहीं किया गया है, ठीक है सर। अगला आता है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज मतलब सबसेक्शन नंबर 3। अगर गुड्स की बात करें तो सेक्शन नंबर 12 का सबसेक्शन नंबर 3, और सर्विसेज की बात करें तो सेक्शन नंबर 13 का सबसेक्शन नंबर 3। क्या कह रहा है रिवर्स चार्ज के अंदर? तो देखो रिवर्स चार्ज में गुड्स के अंदर 3 बातें बताई गई। गुड्स के अंदर 3 बातें बताई गई। पहला कि जब आपको गुड्स मिल गया, रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं तो रिवर्स चार्ज में जब मुझे गुड्स मिल गया, मैंने गुड्स खरीदा था, गुड्स मुझे मिल गया, तो वो डेट। दूसरा पेमेंट की डेट, दूसरा पेमेंट की डेट। और तीसरा कि जो इनवॉइस इशू किया गया है उससे 31 दिन मतलब 30 दिन बाद वाली डेट, शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर आपका क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ पेमेंट की जब बात हो रही है तो वहां आपको वो दोनों बातें ध्यान रखनी है, जिस दिन एंट्री हुआ हो किसके द्वारा, रिसिपिएंट के द्वारा, या फिर जिस दिन डेबिट हो गया हो बैंक अकाउंट में, किसके बैंक अकाउंट में, रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट में, विच एवर इज अर्लियर, उसको हम कहते हैं पेमेंट की डेट। तो नंबर 1 इज पेमेंट की डेट, दूसरा गुड्स हाथ में आ गया, और तीसरा जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ उससे 31 दिन जोड़ लो। इन तीनों डेट में से विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। एज सिंपल एज दैट। जब हम आते हैं सर्विसेज के अंदर तो यहाँ पे 3 बातें थी, यहाँ पे 3 बातें नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे गुड्स रिसीव हो रहा था, ऐसे यहाँ पे रिसीव वाली कोई बातें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा उसके अलावा की 2 बातें हैं। 2 अलावा कौन कौन सी बातें? एक तो डेट ऑफ पेमेंट जो कि यहाँ पे भी था, और दूसरा आया 31st डे की जगह 61st डे, मतलब यहाँ 30 दिन के बाद वाली डेट थी, यहाँ पे 60 डेज के बाद वाली डेट है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो प्रोविजन मोटा मोटा सेम है, यहाँ पे भी पेमेंट था, यहाँ भी पेमेंट है, सेम मीनिंग है पेमेंट की कि भैया पेमेंट को किस तरीके से आप मापोगे, जिस दिन रिसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हो गई या फिर जिस दिन रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया, उसको हम कहते हैं डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर इन दोनों में से। और 61st डे काउंट कर लो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से, और उन दोनों डेट को कंपेयर करो, और जो भी अर्लीस्ट होगा वो आपका कहलाएगा क्या, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसमें बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाता है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। बाकी ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं सेम है। यहाँ 61 डेज होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 31st डे। चलिए बहुत ही सिंपल, बड़े तरीके समझ में आ गया। अब अगर असर्टेनेबल ना हो तो इसके लिए भी जो प्रोविजन है और इसके लिए भी जो प्रोविजन है वो दोनों सेम है। तो इसलिए यहाँ पे कॉमनली लिखा गया है कि भैया इस सिचुएशन में भी अगर ये सारी डेट आप ना पता लगवा पा रहे हो और इस सिचुएशन में भी ये सारी डेट ना पता लगवा पा रहे हो, तो उस केस में क्या करना, उस केस में आप चले जाना रिसिपिएंट के पास, ठीक है। और रिसिपिएंट को पूछना कि तुमने बताओ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस जो भी आपको गुड्स मिला है या जो भी आपको सर्विस मिली है उसको किस डेट पे आपने रिकॉर्ड किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, किस डेट में उसकी एंट्री की है, और जिस डेट में भी आपने एंट्री की होगी वो डेट आपका कहलाएगा क्या, टाइम ऑफ सप्लाई, चाहे गुड्स की बात हो चाहे सर्विसेज की बात हो, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज के केस में हमने एक देखा था एई का, एसोसिएटेड एंटरप्राइज का एक अलग कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर हम देख रहे थे कि अगर हम सर्विस इंपोर्ट करते हैं किसी भी हमारे एसोसिएटेड एंटरप्राइज थे, तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि भैया अगर ए ने सर्विस इंपोर्ट की है किसी बी से, तो इसने इसके बदले क्या किया होगा, एक तो इसकी बदले इसने की होगी पेमेंट, और दूसरा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में की होगी इसकी एंट्री। तो इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ एंट्री इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी अर्लियर की डेट होगी उस डेट को हम मान लेंगे क्या, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है सर। अब आ गए आपके कॉमन प्रोविजन। कॉमन प्रोविजन का मतलब क्या हुआ कि वाउचर्स की बात करें तो गुड्स और सर्विसेज दोनों के प्रोविजन सेम ही है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो अलग अलग समझने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 12 का सबसेक्शन नंबर 4 हो या फिर सेक्शन 13 का सबसेक्शन नंबर 4 हो, कॉमन चीज चल रही है। क्या चल रहा है कि भैया जो सप्लाई किया गया है गुड्स और सर्विसेज, अगर वो आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, तो हमें लेना है डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, और बाकी केसेस में क्या लेना है आपको, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। एज सिंपल एज दैट। बहुत बार रिपीट हो गया और कोई इसमें नई ऐसी बातचीत नहीं है। रेसिडुअल केसेस की बात करें तो ये भी आपका कॉमन है दोनों ही केसेस के अंदर,
कि टाइम ऑफ सप्लाई हो चाहे गुड्स का चाहे सर्विसेज का, रेसिडुअल केस में प्रोविजन जो है वो सेम है। सेक्शन नंबर 12 का सबसेक्शन नंबर 5 या फिर सेक्शन नंबर 13 का सबसेक्शन नंबर 5 प्रोविजन दोनों केस में क्या है, सेम। क्या है कि अगर पीरियोडिकल रिटर्न की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में हम देखेंगे कि क्या ड्यू डेट है उस रिटर्न का, उस ड्यू डेट को हम मान लेंगे क्या टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर पीरियोडिकल रिटर्न की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और आपका सबसेक्शन नंबर 2 भी नहीं लगा, 3 भी नहीं लगा, 4 भी नहीं लगा, तभी तो आप 5 में आए थे, और 5 में जब आए तो पीरियोडिकल रिटर्न वाला पॉइंट भी नहीं लग रहा, मतलब क्लॉज ए भी नहीं लग रहा है, तो उस केस में आप आओगे क्लॉज बी के अंदर और एज सिंपल देख के चलोगे कि भैया जिस दिन भी जीएसटी की पेमेंट हो गई, पेमेंट ऑफ टैक्स की जो भी डेट होगी, ये डेट मानी जाएगी आपकी क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। एज सिंपल एज दैट। लास्ट प्रोविजन आता है आपका सबसेक्शन नंबर 6, जो कि सेक्शन नंबर 12 का हो या सेक्शन नंबर 13 का हो, दोनों के अंदर सेम बातें चल रही हैं, सेम प्रोविजन है, जहां पे बात हो रही है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडिशन इन वैल्यू। क्या हो गया, वैल्यू में एडिशन हो गया, किस वजह से हो गया, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो इसका एग्जांपल भी आपने देखा था कि अगर आपका टोटल जो वैल्यू ऑफ सप्लाई था वो था सपोज 10,000 रुपीज का, और आपको पेमेंट लेट से मिली और उस चक्कर में आपने उसके ऊपर पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह कुछ लगा दिया, लेट से 2,000 रुपए का, तो आपको 10,000 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई क्या है वो तो पता है, लेकिन इस 2,000 का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा वो बता रहा है आपको सेक्शन नंबर 6। सबसेक्शन नंबर 6 आपको ये बता रहा है कि इस 2,000 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। तो सिंपल सा रूल बताया गया कि जो भी सप्लायर है उसको जिस दिन ये 2,000 रुपए रिसीव हो जाएंगे, जिस दिन ये 2,000 रुपए मिल जाएंगे, उस डेट को, उस रिसीव की डेट को हम क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए, तो ये तो कुछ कॉमन प्रोविजन हमने देखे, लेकिन कुछ कॉमन बातें और थी जो इन्होंने बत्ती के जरिए यहाँ पे बताना चाहा है। कोई बात नहीं, जैसे ही बताना चाहे समझेंगे। इसके अंदर कुछ तो मतलब कह लो कि पहला पैराग्राफ नॉट दैट मच रेलेवेंट, लेकिन ये दोनों पैराग्राफ जो है ये बिल्कुल गोल्डन पैराग्राफ है जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो जरा क्या कह रहा है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर दैट आर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स आर सेम एज दैट ऑफ वाउचर दैट आर एक्सचेंजेबल फॉर सर्विस। ये तो हमने पढ़ लिया, अभी हम पढ़ के आए ना सबसेक्शन नंबर 4। उसके अंदर हमने क्या देखा कि जो प्रोविजन था टाइम ऑफ सप्लाई का वाउचर्स के केस में एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स हो वो सेम है एक्सचेंजेबल फॉर सर्विसेज के केस में। ठीक है सर, आगे सिमिलरली द प्रोविजन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉलिंग इन द रेसिडुअल कैटेगरी, मतलब सबसेक्शन नंबर 5 की बात कर रहा है, कह रहा है रेसिडुअल कैटेगरी में जो फॉल करते हैं वो भी सेम है एज दैट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉलिंग इन द रेसिडुअल कैटेगरी। ये भी हम पढ़ के आगे। ऑल्सो प्रोविजन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, मतलब सबसेक्शन नंबर 6 की बात कर रहा है, कह रहा है इसके प्रोविजन भी जो है वो सेम है गुड्स के लिए भी और सर्विसेज के लिए भी, कोई चेंज नहीं है इन तीनों प्रोविजन के अंदर। पढ़ लिया सर हमने, आगे बताओ। फर्दरमोर कॉन्सेप्ट्स लाइक ऑप्शन ऑफ टेकिंग इनवॉइस डेट, याद करो 1,000 वाला पॉइंट था ना, 1,000 रुपए वाला पॉइंट, कि भैया अगर आपको 1,000 रुपए तक एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं, रिसीव हो जाते हैं, जिसका हमने एग्जांपल देखा था कि 4,800 रुपए का बिल था लेकिन रिसीव हो गया टेलीकॉम कंपनी को कितने, 5,000 रुपीज। तो इस टाइप का अगर कोई केस है जहां पे आपको 1,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाती है, तो उस केस में क्या देखा था आपने कि जो सप्लायर है उसके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि वो इनवॉइस डेट को लेके चलेगा, वहां पे पेमेंट की डेट को वहां इग्नोर कर देगा और इनवॉइस डेट के बेसिस पे वो टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेगा। ये ऑप्शन दिया गया था कब तक, जब तक आपको जो एक्सेस मिला है वो कितना मिला है, अप टू 1,000 रुपीज। ठीक है जी, ये एक पॉइंट था ऑप्शन वाला। दूसरा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में आप क्या देखते थे कि भैया डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या मानी जाएगी, इसकी मीनिंग क्या थी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की, कि जिस दिन आपने उस पेमेंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया या फिर जिस दिन वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, ये मीनिंग थी। ठीक है जी, ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा, सिग्निफिकेंट ऑफ वर्ड टू द एक्सटेंट द इनवॉइस और पेमेंट कवर द सप्लायर, मतलब कि हम मान के चलते थे, ऐसा डीम्ड था कि जितना भी सप्लाई होगा वो उतना ही होगा जितने का इनवॉइस इश्यू किया गया या फिर जितने की पेमेंट आई है या गई है एज द केस में भी। ठीक है, तो ये भी एक डीम्ड वाला प्रोविजन था। कह रहा है ये 3 पॉइंट थे आपके, एक तो ऑप्शन वाला, दूसरा डेट ऑफ रिसिप्ट की बात हो गई कि उसकी मीनिंग क्या थी, और तीसरा जहां पर हम कह रहे थे कि जो सप्लाई है वो मान के चला जा रहा है कि इनवॉइस या फिर पेमेंट के बराबर है, उतने तक ही है। ठीक है, ये भी प्रोविजन जो है वो सेम है, चाहे गुड्स की बात करो चाहे सर्विसेज की बात करो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बातें बताई गई। ये एक अच्छा पॉइंट था कि ये तीनों जो प्रोविजन है छोटे छोटे ये गुड्स के केस में भी सेम है और सर्विसेज के केस में भी सेम है। ठीक है, तो दीज ऑल आर द कंक्लूजन। इतनी बातें आपको जाननी थी। लास्ट पॉइंट कुछ खास नहीं है, स्टूडेंट में मेक a note of the above points as it will help them in understanding and remembering the provision in a better manner। obvious सी बात है, जितने डीप तरीके से आपने पहले प्रोविजन को पढ़ा, स्टैट्यूटरी प्रोविजन पढ़ा, एनालिसिस पढ़ी, गुड्स की पहले अलग पढ़ा, सर्विसेज का पहले अलग पढ़ा, फिर रिवीजन में उस पूरे को कंबाइन करते हुए आपने पढ़ा, तो अब कोई डाउट आपका बचना नहीं चाहिए। आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी तरीके से दिमाग में आपकी बातें छप जानी चाहिए, प्रोविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
नाउ जो लास्ट थिंग रह जाती है वो रह जाती है आपकी प्रैक्टिस। वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मुझे लगता है अभी भी ऐसा कि आपको ऑल्दो पूरा समझ में आ गया, लेकिन स्टिल जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज किस सेंस में हो जाओगे कि जहां पे फॉरवर्ड चार्ज के प्रोविजन लगनी चाहिए वहां रिवर्स चार्ज के लगा दोगे, और जहां रिवर्स चार्ज के लगनी चाहिए वहां फॉरवर्ड चार्ज के लगा दोगे। इस टाइप की जो चुटपुट गलतियां हैं वो आपकी होंगी। कई बार आप पहचान ही नहीं पाओगे कि सवाल के अंदर रिवर्स चार्ज था कि नहीं था, तो वो भी पहचानना है अपने को। मैंने स्पेशली कहा था कि रिवर्स चार्ज जब सर्विसेज का होगा तो आपको वो खुद पहचानना पड़ेगा, सवाल आपको नहीं बताएगा। तो आपको पहले पहचानना है सिचुएशन से कि यहाँ रिवर्स चार्ज लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और अगर लग रहा है तो फिर रिवर्स चार्ज के रूल लगाते हुए आपको टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो काफी अच्छी अच्छी बातें हैं। जो क्वेश्चन है आपके पास 15 क्वेश्चन है, काफी अच्छे से इन डेप्थ प्रोविजन है वहां पे, काफी अच्छी आपकी रिवीजन हो जाएगी उससे, तो उसको करना भी बहुत जरूरी है। तो आपको थ्योरी पूरी पता लग गई, कॉन्सेप्ट पूरा पता लग गया, प्रोविजन पूरे पता लग गए। अब उसकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे कि हम उसको कैसे अपने सवालों में अप्लाई करते हैं, किस तरीके से उसको पहचानते हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन इतना ही, कॉन्सेप्चुअली आपका पार्ट पूरा कवर हो चुका है, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस बचा है, वो हम कर लेंगे आने वाले पार्ट में। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।